Hello everyone, I'm Shalini Singh and welcome back to my channel. Here we are starting the 11th chapter from Home Science class 11th, and the name of this chapter is Survival, Growth and Development. And this video is going to be part 4 from this chapter. So अभी तक आपने अगर पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो उसको भी देख लीजिएगा. अभी तक हमने लैंग्वेज डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था. आज हम सोशो इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे. तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को. तो ये रहा हमारा टॉपिक जिसका नाम है सोशो इमोशनल डेवलपमेंट. इसमें सबसे पहला है द अर्ली रिलेशनशिप्स एंड इमोशंस. अब देखो सोशो इमोशनल डेवलपमेंट क्या है कि कैसे आप सोसाइटी और अपने इमोशंस को कनेक्ट करते हो. ठीक है, कैसे हम अपनी सोसाइटी के साथ जुड़े होते हैं, कैसे उनसे हमारे इमोशंस जुड़े होते हैं, कैसे हमारी फैमिली के साथ हमारे इमोशंस जुड़े होते हैं, हमारे फ्रेंड्स के साथ, हमारे पड़ोसियों के साथ. ठीक है, तो इसमें सबसे पहला है द अर्ली रिलेशनशिप्स एंड इमोशंस. You would have noticed that infants and their caregiver are attached with each other. How do these bonds develop? आपने देखा होगा कि जो बच्चे होते हैं और जो केयर गिवर होते हैं वो आपस में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं. ये बॉन्ड कैसे डेवलप होता है, कहाँ से आता है ये बॉन्ड? अब यहाँ पे ये चीज़ आपको सरप्राइजिंग लग सकती है कि बच्चे और बड़े दोनों ही ऐसा बिहेव करते हैं जिससे वो एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं. ठीक है, बच्चे भी अपने बिहेवियर से बड़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं और और बड़े भी ऐसा बिहेवियर करते हैं जिससे बच्चे उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं. तो दोनों ही एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. और देखो यहाँ पे लिखा गया है कि दस बोथ द केयर गिवर एंड द चिल्ड्रन हैव बिहेवियर्स दैट हेल्प देम इंटरेक्ट विथ ईच अदर एंड डेवलप अटैचमेंट. ठीक है, तो यहाँ पे केयर गिवर और बच्चे दोनों ही ऐसा बिहेवियर करते हैं जिसके थ्रू वो एक दूसरे से अटैच्ड हो जाते हैं. अब यहाँ पे सबसे पहले है फॉर्मिंग अटैचमेंट्स. अटैचमेंट्स कैसे फॉर्म होती हैं? द केयर गिवर प्रोवाइड अ लॉट ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट टू द इन्फेंट. जो केयर गिवर्स होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, वो बच्चे को फिजिकल कॉन्टैक्ट में रखते हैं. ठीक है, बच्चे को पकड़ते हैं, उसको सहलाते हैं. ठीक है, वी लाइक टू पिक अप बेबीज नॉट ओनली ड्यूरिंग रूटीन एक्टिविटी बट ऑल्सो जस्ट फॉर द शेयर प्लेजर ऑफ इट. हम बच्चों को ऐसे ही उठा लेते हैं. ज़रूरी नहीं कि कोई काम से हम बच्चे को उठा रहे हों या बच्चे को नहलाने के लिए उठा रहे हों या बच्चा रो रहा है तो हम उसको उठा रहे हों. हम ऐसे ही मज़े के लिए बच्चे को उठा लेते हैं, होता है ना. इन्फेंट्स हैव एन inborn need of physical contact and when the caregiver pick up the child they fulfill this need. तो जो इन्फेंट्स होते हैं ना, उनके अंदर पैदा होते ही ये ज़रूरत होती है कि उनको फिज़िकल कांटेक्ट चाहिए होता है. और जब बड़े जो केयर गिवर होते हैं बच्चों को फिज़िकल कांटेक्ट देते हैं तो बच्चों की ये जो नीड है फिज़िकल कांटेक्ट वाली ये पूरी हो जाती है. ठीक है, और बच्चा क्या होता है, अट्रैक्ट होता है केयर गिवर की तरफ. ठीक है, एक अटैचमेंट आती है बच्चे के अंदर केयर गिवर के लिए. इसके बाद सेकंड है एडल्ट्स एंड ओल्डर चिल्ड्रन यूज अ स्पेशल टाइप ऑफ स्पीच व्हेन टॉकिंग टू इन्फेंट्स. इट इज़ कॉल्ड मदर्स. देखो, जब बड़े या दूसरे बच्चे छोटे बच्चों से बात करते हैं तो वो एक अलग ही तरीके से बात करते हैं और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम मदर्स बोलते हैं. ठीक है, इट हैज़ वेरी शॉर्ट सेंटेंसेस, सिंपल वर्ड्स, कंटेन मॉड्यूलेशन ऑफ वॉइस एंड नॉनसेंस साउंड सच एज क्लकिंग नॉइजेस. अब इस समय जब हम बच्चे से बात करते हैं ना तो हम ऐसी बातें करते हैं जिनकी कोई मीनिंग नहीं होती. ठीक है, हम नॉनसेंस साउंड्स निकालते हैं, कभी कभी सिंपल वर्ड्स बोलते हैं, कभी कभी अपनी आवाज़ को बदल के हम बच्चों के साथ बात करते हैं और इसी को क्या बोलते हैं, इसी को हम मदर्स बोलते हैं. ठीक है, सच स्पीच delights the infant and he responds by cooing and babbling. अब जब हम बच्चे से ऐसे बात करते हैं तो बच्चा खुश हो जाता है और बच्चा भी रिस्पॉन्स देता है. बच्चा वर्ड्स तो बोल नहीं सकता तो बच्चा कूइंग साउंड निकालेगा या बच्चा बैबल करेगा. ठीक है, थर्ड है वी स्माइल एट द इन्फेंट एंड सीइंग अस स्माइल द इन्फेंट स्माइल्स बैक, कूज एंड बैबल्स.
हम बच्चे को देख के जब स्माइल करते हैं तो बच्चा भी रिटर्न में हमें स्माइल करता है, या तो बच्चा कभी कभी कूइंग साउंड निकालता है, कभी कभी बैबलिंग साउंड निकालता है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चे में और केयर गिवर में एक बॉन्ड डेवलप होने लगता है। फोर्थ है, केयर गिवर्स लाइक टू गेज एट इन्फेंट विच सेट्स अप अ कम्युनिकेशन बिटवीन द केयर गिवर एंड द इन्फेंट। कभी कभी केयर गिवर्स क्या होते हैं, बच्चे को देखते रहते हैं और बदले में बच्चा भी उनकी तरफ देखता है, और यहाँ पे एक कम्युनिकेशन सेट होने लगता है बच्चे में और केयर गिवर के बीच में। ठीक है, वो कुछ बोलते नहीं है लेकिन एक दूसरे को देख के ही उनके अंदर एक बॉन्ड डेवलप होने लगता है। फिफ्थ है, केयर गिवर्स एग्जैजरेट देयर फेशियल एक्सप्रेशंस व्हेन टॉकिंग टू द इन्फेंट एंड दिस हेल्प्स द बेबी टू लर्न टू डिस्क्रिमिनेट वेरियस इमोशनल एक्सप्रेशंस। कभी कभी केयर गिवर्स बच्चे को जब खिला रहे होते हैं, बच्चे के साथ खेल रहे होते हैं, तो वो डिफरेंट टाइप के फेशियल एक्सप्रेशन देते हैं। कौन? केयर गिवर, जिसकी वजह से बच्चा भी समझने लगता है उन फेशियल एक्सप्रेशन को। ठीक है, सिक्स्थ है, केयर गिवर ऑल्सो मेक अ लॉट ऑफ रिदमिक मूवमेंट्स व्हेन इंटरेक्टिंग विथ द इन्फेंट। कभी कभी जब हम छोटे बच्चों से बात करते हैं, केयर गिवर छोटे बच्चों से बात करते हैं, तो वो कई सारे मूवमेंट्स करते रहते हैं। वी नोड एंड शेक आवर हेड फ्रॉम साइड टू साइड एंड ब्रिंग इट फॉरवर्ड। कभी कभी हम अपना सर हिलाने लगते हैं, आगे पीछे करने लगते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, बच्चे को भी खुशी होती है। कभी कभी हम मूवमेंट भी कर रहे होते हैं और साउंड्स भी निकाल रहे होते हैं, जैसे बच्चे को हम हिला रहे हैं या हवा में उछाल रहे हैं, साथ साथ में साउंड्स भी निकाल रहे हैं, तो इनसे भी बच्चा केयर गिवर की तरफ अट्रैक्ट होता है। सेवेंथ है, केयर गिवर ऑल्सो प्लेज सिंपल गेम्स with the infant when he is a little older. Pick a boo is common in all culture. तो देखो यहाँ पे कभी कभी केयर गिवर छोटे मोटे गेम्स भी खेलता रहता है बच्चों के साथ जब बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं। जैसे कि पिक अ बू क्या है, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, हर कल्चर में देखने को आपको मिलेगा। आप किसी भी कल्चर में हो, ये गेम केयर गिवर ज़रूर खेलते हैं बच्चों के साथ। ठीक है, पिक अ बू में क्या होता है, इसमें जो केयर गिवर होता है वो अपने आप को छिपा लेता है किसी चीज़ के पीछे और फिर वो अचानक से बच्चे के सामने आता है, जिससे बच्चे को बहुत खुशी होती है, बच्चा इंजॉय करता है इस गेम को। एट्थ है, जस्ट एज केयर गिवर्स कम्युनिकेट विद इन्फेंट्स, इन्फेंट्स ऑल्सो इनिशिएट बिहेवियर्स टू मेक सोशल कॉन्टैक्ट। जैसे केयर गिवर बच्चे से कम्युनिकेट करते हैं, बच्चे भी वैसे ही कुछ साउंड्स निकालते हैं, बच्चे भी कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं, बच्चे भी सोशल कॉन्टैक्ट बनाने की कोशिश करते हैं। व्हेन इन्फेंट्स क्राई इन डिस्कम्फर्ट द मदर कम्स रनिंग। जब बच्चा डिस्कम्फर्ट में होता है, तकलीफ़ में होता है और वो रोता है, तो माँ दौड़ के उसके पास आती है। जब बच्चा कूइंग साउंड निकालता है, बैबलिंग साउंड निकालता है, स्माइल करता है, गेज करता है, तो उस समय भी केयर गिवर उसको रिस्पॉन्स देते हैं। तो इस तरह से सिर्फ केयर गिवर ही कम्युनिकेट नहीं करते बच्चे के साथ, बच्चे भी कम्युनिकेट करते हैं केयर गिवर के साथ। The above mentioned behaviors take place many times during the day as the caregivers repeatedly feed, bath and change the infant's cloth or soothe him when he is distressed. तो ये जो behaviors है ना, ये दिन में कई बार होते हैं। जब भी केयर गिवर बच्चे को खिला रहे होते हैं, नहला रहे होते हैं, उनके कपड़े चेंज कर रहे होते हैं, वो लगातार बच्चे से बात कर रहे होते हैं, बच्चे को एक फिज़िकल कांटेक्ट दे रहे होते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे बच्चे में और केयर गिवर में एक बॉन्ड बनने लगता है। सिंस इन मोस्ट केसेस इट इज़ द मदर हु प्राइमरली लुक्स आफ्टर द चाइल्ड, द इन्फेंट यूजुअली फर्स्ट बिकम्स अटैच्ड टू हर। देखो ज़्यादातर केसेस में ऐसा होता है कि जो केयर गिवर होती हैं वो मदर ही होती हैं, ज़्यादातर देखभाल बच्चे की कौन करता है, उसकी माँ ही करती है। इसी वजह से बच्चा अपनी माँ की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, अपनी माँ से ज़्यादा अटैच्ड होता है।
दिस रिलेशनशिप विद द मदर इज द फर्स्ट सोशल रिलेशनशिप। तो ये जो माँ के साथ बच्चे का रिलेशनशिप होता है ना, ये फर्स्ट सोशल रिलेशनशिप होता है। ठीक है। इफ द इंटरेक्शन विद द मदर इज नॉट वार्म एंड प्लेजेंट, द इन्फेंट इज लाइकली टू बिकम इरिटेबल एंड एनेक्शियस। अगर बच्चे का माँ के साथ अच्छा बॉन्ड नहीं है तो फिर बच्चा बहुत ज़्यादा इरिटेट होने लगता है, बहुत ज़्यादा परेशान होने लगता है। फिर शायद वो बाकी संबंध उतने अच्छे से न बना पाए, बाकी लोगों से उतना ज़्यादा वो कनेक्ट न हो पाए। In such a case, while the physical needs of the infant are fulfilled, the emotional interaction with the adult is inadequate. The infant is not able to form appropriate attachment. तो इस तरह से क्या होता है इन केसेस में कि बच्चे की फिजिकल नीड तो पूरी हो रही होती है, लेकिन बच्चा इमोशनली इंटरेक्ट नहीं कर पाता। ठीक है। और इस तरह से बच्चे के अंदर वो जो अटैचमेंट आना चाहिए वो नहीं आ पाता, बच्चा अटैच्ड नहीं हो पाता, बच्चा बॉन्ड नहीं बना पाता। हालांकि ऐसा भी देखा गया है कि ह्यूमन बीइंग्स बहुत जल्दी रिकवर कर लेते हैं अगर बाद में उन्हें अच्छा इन्वायरमेंट मिले, अच्छी केयर मिले, तो हो सकता है कि वो अच्छे से डेवलप हो पाए, उनके अंदर जो इमोशंस हैं वो अच्छे से डेवलप हो पाएँ, वो बॉन्ड अच्छे से बना पाएँ। ठीक है। लेकिन हमें ये ध्यान देना चाहिए कि स्टार्टिंग में बच्चे को अच्छी केयर मिलनी चाहिए, बच्चे को वो जो इमोशनल सपोर्ट है वो मिलना चाहिए, तभी बच्चा आगे अच्छे से अपनी सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट कर पाएगा, सोसाइटी से एक बॉन्ड डेवलप कर पाएगा। ठीक है। फॉर्मिंग अ सिक्योर अटैचमेंट is a very important developmental task in the first year of life। तो अटैचमेंट बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ख़ास करके स्टार्टिंग के ईयर्स में। अगर बच्चे छोटे हैं और उस समय बच्चे को अटैचमेंट नहीं मिल पा रहा है तो फिर आगे बच्चे को बहुत प्रॉब्लम होगी रिलेशनशिप बिल्ड करने में। डेवलपिंग अ सिक्योर रिलेशनशिप विद एन एडल्ट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द चाइल्ड टू डेवलप अ फीलिंग ऑफ ट्रस्ट इन पीपल। ठीक है। अगर आप चाहते हो कि आपका बच्चा दूसरों में विश्वास रखे, आगे सोसाइटी के साथ रिलेशन अच्छे से बनाए, तो इसके लिए आपको बच्चे को इमोशनल सपोर्ट देना पड़ेगा, आपका बच्चे के साथ रिलेशनशिप अच्छा होना पड़ेगा। अगर पेरेंट्स का बच्चे के साथ रिलेशन अच्छा नहीं है तो फिर बच्चा सोसाइटी में जाके भी अच्छे रिलेशन नहीं बना पाएगा, वो लोगों पे ट्रस्ट ही नहीं कर पाएगा। अ सिक्योर इन्फेंट क्राइज लेस, cooperates more with caregiver, does not cling to the caregiver fearfully all the time and is ready to explore the surrounding। तो जो सिक्योर इन्फेंट होता है, जिसको अच्छे से सिक्योरिटी मिलती है, जो सिक्योर रिलेशनशिप में होता है, वो कम रोता है, वो अपने केयर गिवर के साथ कोऑपरेट करता है। ठीक है। और वो अपने आसपास की चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहता है। ठीक है। वो आसपास की चीज़ों को देखता रहता है, उनको समझने की कोशिश करता है। ड्यूरिंग द प्री स्कूल ईयर सच अ सिक्योर चाइल्ड इज़ इमोशनली वार्म, सोशली मैच्योर, पॉपुलर अमॉन्ग पीयर, क्यूरियस एंड सेल्फ रिलिएंट। तो जो ये सिक्योर चाइल्ड होता है, जिसको अच्छी रिलेशनशिप मिली होती है, जिनको अपने पेरेंट्स से अच्छा इमोशनल सपोर्ट मिला होता है, तो ये बच्चा जब स्कूल में जाता है ना, तो ये बहुत अच्छे से फ्रेंड बनाता है, फ्रेंड्स के बीच में बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता है। ठीक है। इसको अपनी खुद की वैल्यू पता होती है, क्यूरियस होता है चीज़ों को जानने के लिए। We have spoken only about the infant forming the attachment bond with the mother. What about bonding with the father? यहाँ पे हमने सिर्फ मदर के साथ अटैचमेंट बिल्ड करने की बात की। फादर का क्या फादर के साथ कोई बॉन्डिंग नहीं होती बच्चे की? Because of traditional division of labor in our society, it is usually happen that the father is the breadwinner and remains out of the home for a large part of the day, while the mother spends more time with children। देखो होता क्या है कि जो हमारी सोसाइटी है वो ऐसी है कि फादर का काम क्या है,
घर के लिए अर्निंग करना, ठीक है। फादर कमाने जाते हैं, बाहर जाते हैं, वो ज़्यादा टाइम अपना बाहर स्पेंड करते हैं, उनको बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका नहीं मिलता। डज दिस मीन्स दैट इन्फेंट विल नॉट बिकम अटैच्ड टू द फादर? क्या इसका ये मतलब है कि इन्फेंट फादर से अटैच्ड नहीं हो पाएंगे? एंड वॉट अबाउट द फैमिलीज वेयर मदर इज़ वर्किंग एंड इज़ आउट ऑफ द होम फॉर लॉन्ग आवर्स? और उन फैमिलीज़ का क्या जहाँ पे मदर भी वर्किंग होती हैं, वो भी ज़्यादातर टाइम बाहर घर से रहती हैं? रिसर्च हैज़ शोन दैट इट इज़ नॉट द अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंट विद द चाइल्ड दैट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ द बॉन्ड बट वॉट द एडल्ट्स डू विद द चाइल्ड इन द टाइम दे स्पेंड टुगेदर। देखो, बहुत सारी रिसर्च हुई जिसमें ये पता चला कि आप कितना टाइम बच्चे के साथ बिता रहे हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि जितना भी टाइम आप बिता रहे हो वो कैसे बिता रहे हो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे टाइम की क्वांटिटी आपको नहीं देखनी है, आपको टाइम की क्वालिटी देखनी है कि कितना क्वालिटी टाइम आप अपने बच्चे के साथ स्पेंड कर पा रहे हो, ठीक है। You would have seen that even though fathers and employed mothers spend comparatively less time with their children, the children seek the father's mother's attention when they are present. बहुत बार ऐसा देखा गया है कि फादर्स जो कि ज़्यादातर टाइम घर से बाहर रहते हैं या एम्प्लॉयड मदर्स जो कि घर से बाहर रहती हैं, वो बच्चे को बहुत कम टाइम दे पाते हैं। फिर भी अगर वो घर पे होते हैं, बच्चे के आसपास होते हैं, तो बच्चा चाहता है कि वो उनको अटेंशन दे, बच्चा उनकी अटेंशन चाहता है। क्यों चाहता है? ऐसा क्या फादर कर देते हैं? फादर तो उतना ज़्यादा टाइम भी स्पेंड नहीं करते बच्चे के साथ। देखो, होता क्या है कि भले ही कम टाइम फादर स्पेंड करते हैं बच्चे के साथ, लेकिन वो क्वालिटी टाइम होता है। इस वजह से बच्चा फादर के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता है, क्योंकि बच्चा बॉन्ड बना चुका होता है फादर के साथ उस कम टाइम में भी, ठीक है। और यही चीज़ एम्प्लॉयर मदर के साथ भी होती है। भले ही मदर घर से बाहर काम कर रही हैं, लेकिन जितना भी टाइम वो अपने बच्चे के साथ स्पेंड करती हैं वो क्वालिटी टाइम होता है, और उसी टाइम के दौरान वो बच्चे के साथ बॉन्ड बना लेती हैं। Hence, it is the quality of time spent by caregivers with children that largely determines caregiver-child attachment. तो ये जो क्वालिटी ऑफ टाइम होता है ना, ये डिटरमाइन करता है कि केयर गिवर और चाइल्ड के बीच में कैसा अटैचमेंट है भी या नहीं है, ठीक है। आफ्टर द फर्स्ट स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद वन और टू पर्सन्स, चिल्ड्रन फॉर्म मोर रिलेशनशिप with other people in the family, especially with those who interact with them. तो एक दो लोगों के साथ बच्चे का बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाता है। इसके अलावा बच्चा फैमिली में अदर पर्सन्स के साथ भी रिलेशनशिप बनाना स्टार्ट कर देता है। बच्चा जो रिलेशनशिप बनाता है, बच्चा जो बॉन्ड बिल्ड करता है, वो सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ करता है जिनके साथ वो ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, ठीक है। अगर आप बच्चे के साथ टाइम स्पेंड नहीं करोगे तो आपके साथ वो बॉन्ड नहीं बना पाएगा। इफ़ द चाइल्ड गोज टू अ डे केयर सेंटर वेयर he receives quality care include social interaction, play and rest, he would form पॉजिटिव रिलेशनशिप विद द केयर गिवर्स देयर। अगर बच्चा किसी डे केयर सेंटर में जाता है और वहाँ पे उसको अच्छे से केयर मिलती है, उसके साथ अच्छे से इंटरेक्शन होता है, वहाँ पे बच्चा खेलता है, तो वहाँ पे भी बच्चा केयर गिवर के साथ अच्छे पॉजिटिव रिलेशनशिप बिल्ड कर पाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि कैसे बच्चे रिलेशनशिप बनाते हैं, ठीक है। हमारा टॉपिक यही था ना। हाँ, देखो, सबसे पहले हम पढ़ रहे थे कि बच्चा कैसे रिलेशनशिप बनाता है, कैसे बच्चा इमोशनली कनेक्टेड होता है, जिसमें हमने ए वाले में पढ़ा था फॉर्मिंग अटैचमेंट, कि बच्चा कैसे अटैचमेंट बनाता है, फॉर्म करता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे चिल्ड्रंस इमोशन, बच्चा कैसे अपने इमोशंस को शो करता है, ठीक है, कैसे उसके अंदर इमोशंस आते हैं। देयर इज़ वन डिबेट अमॉन्ग रिसर्चर्स रिगार्डिंग द इमोशन young children shows because one cannot know the exact linkage between the child's facial expression and inner feeling. तो बच्चे के इमोशंस को लेके बहुत सारे रिसर्चर्स में क्या है, डिबेट है
ये एक डिबेट का टॉपिक है कि बच्चे के इमोशंस को कैसे समझा जाए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बच्चा फेशियल एक्सप्रेशंस कुछ और दे रहा होता है और अंदर उसकी फीलिंग कुछ और चल रही होती है। ठीक है, देखो छोटे बच्चों के अंदर भी इमोशंस होते हैं, मगर अभी उनको पता नहीं होता कि उनको अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कैसे करना है। मतलब उनको ये नहीं पता होता कि उनको कब हंसना है, कब रोना है। ठीक है, धीरे धीरे वो समझने लगते हैं कि उनको कौन से इमोशन को कब एक्सप्रेस करना है। ठीक है, अराउंड 6 months of age the child shows fear of a stranger and may get upset and begin to cry when they approach her him। देखो जैसे ही बच्चा 6 मंथ का होता है, 6 मंथ के आसपास का हो जाता है जब बच्चा, तो उसके अंदर एक फियर आ जाता है स्ट्रेंजर्स के लिए। जब भी वो किसी स्ट्रेंजर को देखता है तो वो डर जाता है। कोई अजनबी जब बच्चे को गोद में लेता है तो बच्चा रोने लगता है। ठीक है, this is because the child gains the ability to recognize people once he become fearful of unfamiliar faces। This is called stranger anxiety। अब देखो होता क्या है कि ऐसा इसलिए होता है, बच्चा क्यों डरता है? बच्चा इसलिए डरता है क्योंकि अब वो फेसेस को पहचानना स्टार्ट कर देता है। उसको समझ में आने लगता है कि कौन से फेसेस फैमिलियर हैं, कौन से अनफैमिलियर हैं। और जब भी वो अनफैमिलियर फेसेस को देखता है, अजनबियों को देखता है, तो वो डर जाता है और वो रोना स्टार्ट कर देता है। और इसी को हम स्ट्रेंजर एंजाइटी बोलते हैं। इट रीचेस इट्स पीक around 8 to 12 months of age and disappears between 15 to 18 month of age। तो ये जो स्ट्रेंजर एंजाइटी है ना, ये 8 to 12 मंथ पे एकदम पीक पे होती है। मतलब इस एज में ये डर बहुत ज़्यादा होता है। धीरे धीरे जब बच्चा 15 to 18 मंथ का हो जाता है तो उसका ये डर कम हो जाता है। A little after stranger anxiety appears, the infant develops separation anxiety, the fear of being separated from caregiver they are attached with। तो जैसे ही बच्चे के अंदर ये स्ट्रेंजर एंजाइटी अपीयर होती है, उसके थोड़े समय बाद बच्चे के अंदर सेपरेशन एंजाइटी भी आ जाती है। अब ये सेपरेशन एंजाइटी क्या होती है कि बच्चे को ये डर हो जाता है, बच्चे को जैसे होता है ना खोने का डर हो जाता है। अगर कुछ देर के लिए बच्चा अपने केयर गिवर को ना देखे, अपनी माँ को ना देखे, तो वो रोना शुरू कर देता है। क्यों? क्योंकि उसको डर होता है सेपरेशन का, कि कहीं वो अपने केयर गिवर से अलग ना हो जाए। ठीक है, दे आर डिस्ट्रेस्ड व्हेन द मदर इज आउट ऑफ साइट। बच्चा रोने लगता है जब उसे उसकी माँ नहीं दिखती है। तो दिस फियर इज एट इट्स पीक अराउंड 12 to 18 month ऑफ एज एंड डिसअपियर्स अराउंड 20 to 24 months ऑफ एज। तो ये जो सेपरेशन एंजाइटी है ना, ये 12 to 18 मंथ पे एकदम पीक पे होती है, बहुत ज़्यादा होती है इस एज में। उसके बाद धीरे धीरे जब बच्चा बड़ा होता है, बच्चा 2 साल का हो जाता है, तो ये सेपरेशन एंजाइटी भी धीरे धीरे कम हो जाती है, ख़त्म होने लगती है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट ऑल चिल्ड्रन आर नॉट इक्वल वेरी इन ऑल सिचुएशंस। तो ये भी नोट करने वाली बात है कि हर बच्चे के अंदर ज़रूरी नहीं है कि ये एंग्जाइटी आए। ठीक है, हो सकता है कुछ बच्चों के अंदर ये डर ना आए, हो सकता है कुछ बच्चों के अंदर स्ट्रेंजर एंग्जाइटी ना आए, सेपरेशन एंग्जाइटी ना आए। It varies with their prior experience, temperament and the nature of other people around them। तो ये जो बच्चे के इमोशंस होते हैं ना, ये उसके पहले के एक्सपीरियंसेस पे भी डिपेंड करते हैं, बच्चे के टेम्परामेंट पे भी डिपेंड करते हैं, और बच्चे के आसपास कैसे लोग हैं उस पे भी बच्चे के इमोशन डिपेंड करते हैं। अब सेकंड है पेरेंट्स चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस। देखो अभी तक हमने बच्चे के रिलेशनशिप और इमोशंस के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे कि कैसे पेरेंट्स बच्चों का पालन पोषण करते हैं। व्हेन पेरेंट्स ब्रिंग अप देयर चिल्ड्रन द प्रोसेस इज कॉल्ड चाइल्ड रियरिंग। देखो चाइल्ड रियरिंग क्या होता है? जब भी पेरेंट्स अपने बच्चे को बड़ा करते हैं, उनका पालन पोषण करते हैं, तो इस प्रोसेस को चाइल्ड रियरिंग बोला जाता है।
How parents rear their children has a marked effect on children's personality. देखो बच्चे का पालन पोषण जैसा होगा बच्चा वैसा ही बनेगा, ठीक है. We all learn to behave in ways that are seen as appropriate in our community and society. देखो हम उसी तरीके से बिहेव करते हैं जैसा तरीका हमारी कम्युनिटी और सोसाइटी में अप्रोप्रिएट होता है, जैसा तरीका हमारी कम्युनिटी और सोसाइटी अपनाती है, जिसको प्रमोट करती है हमारी कम्युनिटी और सोसाइटी, जिस तरीके को उसी तरीके को हम अपनाते हैं, उसी बिहेवियर को हम अपनाते हैं. वी लर्न दिस एज अ रिजल्ट ऑफ डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन बाय पेरेंट्स एंड others around us, and indirectly as we observe other behaving in particular ways. अब होता क्या है कि ये जो तरीके हैं, जो भी चीज़ें हम सीखते हैं, जो भी हमारा बिहेवियर होता है, वो हम देख देख के भी दूसरों को सीखते हैं, और कुछ मैनर्स, कुछ बिहेवियर हमें हमारे पेरेंट्स भी सिखाते हैं, ठीक है. दिस प्रोसेस बाय विच चिल्ड्रन acquire behaviors, skills, values, belief and standard that are characteristic, appropriate and desirable in their culture is referred to as socialization. तो बच्चा जब ये बिहेवियर सीखता है, वैल्यूज सीखता है, स्टैंडर्ड सीखता है, तो इसका मतलब क्या है कि बच्चे का सोशलाइजेशन हो रहा है, ठीक है. बच्चा अपनी सोसाइटी के हिसाब से वैल्यूज़ को गेन कर रहा है, बिलीव्स को गेन कर रहा है, ठीक है. द गोल्स ऑफ सोशलाइजेशन दैट इज़ व्हाट वन वुड वांट the child to learn and acquire varies from one culture to another and even from one family to another. तो ये जो सोशलाइजेशन का गोल है, सोशलाइजेशन का मकसद है ना, ये हर सोसाइटी का अलग अलग हो सकता है, हर फैमिली का अलग अलग हो सकता है. ज़रूरी नहीं कि मेरी सोसाइटी जैसी है वैसी ही आपकी भी सोसाइटी हो. हर किसी की सोसाइटी अलग अलग होती है, हर किसी की फैमिली की वैल्यूज़ अलग अलग होती हैं, बिलीव्स अलग अलग होते हैं, ठीक है. डिपेंड करता है कि हम किस तरह की सोसाइटी में रह रहे हैं, ठीक है, किस रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं, किस कास्ट को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है. पेरेंट्स डिफर विथ रिस्पेक्ट टू द अमाउंट ऑफ वार्मथ, लव एंड अफेक्शन दे शो टुवर्ड्स देयर चिल्ड्रन. देखो पेरेंट्स का प्यार दिखाने का, अफेक्शन दिखाने का तरीका अलग अलग होता है. ज़रूरी नहीं कि हर पेरेंट्स एक ही तरीके से बच्चे से प्यार करें, ठीक है. हो सकता है कुछ पेरेंट्स आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट लगें, हो सकता है कुछ पेरेंट्स आपको बहुत ज़्यादा परमिसिव लगें, ठीक है. तो देखो यहाँ पे बताया गया है कि दो तरह के पेरेंट्स हो सकते हैं, आपको देखने को मिल सकते हैं. एक तो हो सकते हैं जो थोड़े से रिस्ट्रिक्टिव हों, दूसरे हो सकते हैं जो थोड़े से परमिसिव हों. रिस्ट्रिक्टिव क्या कौन से पेरेंट्स होते हैं? जो हमेशा अपने बच्चों पे रूल्स रेगुलेशंस थोपते रहते हैं और एकदम अपने बच्चों को क्लोजली वॉच करते रहते हैं, देखते रहते हैं, ठीक है, नज़र रखते हैं बच्चों पे. परमिसिव पेरेंट्स वो होते हैं जो बहुत कम रूल्स रेगुलेशन बच्चों पे थोपते हैं, ठीक है. तो इस तरह से दो तरह के पेरेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, दो तरह के माहौल देखने को मिलेंगे. एक तो थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टिव माहौल हो जाता है, दूसरा थोड़ा सा परमिसिव हो जाता है, जहाँ पे बच्चों के ऊपर इतने ज़्यादा रूल रेगुलेशन नहीं थोपे जाते. चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस can also be classified on the basis of the type of disciplinary techniques used by the parents. अब देखो ये जो चाइल्ड रियरिंग प्रैक्टिसेस है ना, इसको हम इस बेसिस पे भी क्लासीफाई कर सकते हैं कि पेरेंट्स कौन कौन सी डिसिप्लिनरी टेक्निक्स का यूज़ कर रहे हैं, मतलब कि पेरेंट्स कैसे अपने बच्चों को डिसिप्लिन में रख रहे हैं. In order to discipline their children, some parents explain to them the consequences of their action and reason with them, and in order to prevent them from doing अनसुटेबल एक्शन. देखो कभी कभी डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए कुछ पेरेंट्स बच्चों को सिखाते हैं कि अगर आप ये काम करोगे तो इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा, ठीक है. उनको समझाते रहते हैं, इससे क्या होता है, बच्चा समझता है और बच्चा जो भी अनसुटेबल एक्शंस होता है उनसे बचता है, उनको नहीं करता. दे आर firm in their discipline but are affectionate and gentle with the child. तो ये जो पेरेंट्स होते हैं ना, ये डिसिप्लिन के पक्के होते हैं. ये चाहते हैं कि
बच्चा डिसिप्लिन में रहे, लेकिन ये उसको बच्चे पे ज़बरदस्ती थोपने की बजाय बच्चे को समझाते हैं, ठीक है। दिस इज कॉल्ड द अफेक्शन ओरिएंटेड डिसिप्लिन अप्रोच, और इसको हम क्या बोलते हैं, अफेक्शन ओरिएंटेड डिसिप्लिनिंग अप्रोच, ठीक है। ऑन द अदर हैंड सम पेरेंट्स यूज कमांड टू स्टॉप देयर चिल्ड्रन फ्रॉम बिहेविंग इन अ पर्टिकुलर वे विदाउट गिविंग देम द रीज़न। अब दूसरी तरफ कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ बच्चे को ऑर्डर देते हैं कि नहीं ये नहीं करना है, बच्चे को वो बताते नहीं कि क्यों नहीं करना है, उनको रीज़न नहीं बताते, बस उनको कमांड देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि बच्चा डर के मारे चीज़ें नहीं करता। बच्चे का कोई काम करने का मन तो होगा, लेकिन वो डर के मारे वो काम नहीं करेगा, ठीक है, कि उसको पनिशमेंट मिलेगी। दिस इज कॉल्ड पावर ओरिएंटेड अप्रोच ऑफ डिसिप्लिनिंग। इसको पावर ओरिएंटेड अप्रोच बोलते हैं, ठीक है। तो दो तरह के अप्रोच होते हैं डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए, एक तो होता है अफेक्शन ओरिएंटेड, दूसरा होता है पावर ओरिएंटेड। अफेक्शन ओरिएंटेड में क्या होता है, यहाँ पे पेरेंट्स बच्चों को समझाते हैं, सिखाते हैं, ठीक है, उनको रीज़न बताते हैं कि क्यों कोई काम आपको नहीं करना है, ठीक है। और पावर ओरिएंटेड में क्या होता है कि पेरेंट्स बच्चों को समझाते नहीं हैं, कोई रीज़न नहीं बताते, बस सीधे ऑर्डर दे देते हैं, कमांड दे देते हैं कि नहीं ये नहीं करना है तो नहीं करना है बस। तो यहाँ पे ये बताया गया है कि अगर पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चा उनके हिसाब से काम करे, बच्चा अपने अंदर अच्छे गुणों को डेवलप करे, तो पेरेंट्स को भी उस तरीके से बिहेव करना होगा। अगर चाहते हैं वो कि उनका बच्चा डिसिप्लिन में रहे, तो पेरेंट्स को खुद भी डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा, ठीक है। बजाय इसके कि आप फिज़िकल पनिशमेंट दो बच्चों को डांटो, इससे बेटर है कि आप खुद डिसिप्लिन में रहो ताकि बच्चा आपको देख के डिसिप्लिन में हो जाए, ठीक है। और यहाँ पे दूसरी चीज़ ये भी कही गई है कि अगर बच्चे को कोई चीज़ आप मना करना चाहते हो, कुछ करने से रोकना चाहते हो, तो वहाँ पे बच्चे को कमांड देने से बेटर है कि बच्चे को एक्सप्लेन करो कि उसके एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। अगर बच्चा कोई काम करेगा तो उसके बुरे रिजल्ट क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो बच्चे को जब आप समझाते हो, जब पेरेंट्स समझाते हैं, तो बच्चे को अच्छे से समझ में आता है और बच्चे की ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलप होती है, ठीक है। इसके बाद थर्ड है रिलेशनशिप विद सिबलिंग्स एंड पीयर्स। अब बच्चा का रिलेशनशिप उसके भाई बहनों के साथ कैसा है, उसके फ्रेंड्स के साथ कैसा है। Most families in our country have more than one child, and in many cases the older child is required to look after the younger one. देखो, अगर हम अपनी इंडियन सोसाइटी की बात करें तो यहाँ पे ज़्यादातर फैमिली में एक से ज़्यादा बच्चे होते हैं, और जो बड़े बच्चे होते हैं ना, वो छोटे भाई बहनों की देखभाल करते हैं, ठीक है। ऐसा ज़्यादातर फैमिलीज़ में देखा जाता है। सिबलिंग्स इन्फ्लुएंस ईच अदर्स डेवलपमेंट टू अ ग्रेट एक्सटेंट। अब जो सिबलिंग्स होते हैं ना, वो अपने छोटे भाई बहनों पे बड़ा प्रभाव डालते हैं, ठीक है। जो बड़े भाई बहन होते हैं वो जैसा करेंगे उसका असर छोटे भाई बहनों पे भी पड़ेगा। छोटे बच्चे जो है अपने बड़े भाई बहन को देख के कोई काम करते हैं। Can you say how the child's relationship with siblings would be different from his relationship with parents? तो यहाँ पे ये कहा गया है कि क्या आप बता सकते हो कि एक बच्चे का अपने भाई बहन के साथ जो रिलेशन है वो पेरेंट्स के रिलेशन से कैसे अलग है। Siblings are near in age to each other, and so the relationship between them is more equal, friendly, and democratic as compared with parents. तो सबसे पहली बात तो ये कि जो सिबलिंग्स होते हैं वो लगभग एक ही एज के होते हैं, ठीक है, आसपास की एज के होते हैं। इस वजह से उनका आपस में जो रिलेशनशिप होता है वो इक्वल होता है, थोड़ा सा फ्रेंडली होता है, ठीक है। जबकि पेरेंट्स के साथ इतना फ्रेंडली रिलेशनशिप नहीं हो सकता। A positive relationship between the siblings can provide emotional support and nurturance as they play, confide and share with each other. तो अगर siblings के बीच में positive relationship है तो इससे क्या होगा, siblings को emotional support मिलेगा, ठीक है, उनको प्रोत्साहन मिलेगा, and
older sibling can set standards of behavior which the younger one tries to follow. अगर ओल्डर सिबलिंग्स बहुत अच्छा बिहेव करते हैं, उनके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड है, पॉजिटिव क्वालिटीज़ है, तो इससे जो छोटे बच्चे होते हैं ना, जो छोटे भाई बहन होते हैं, उनके अंदर भी पॉजिटिव एटीट्यूड आता है. However, in sibling relationships, there is also conflict, domination, competition, rivalry, and jealousy, and parents can play an important role in creating a bond between them. अब देखो, ये जो sibling की relationship है ना, इसमें भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, कंपटीशन हो सकता है, जेलसी भी हो सकती है. तो यहाँ पे जो पेरेंट्स हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सिबलिंग्स के बीच में बॉन्ड बनाने में, बॉन्ड क्रिएट करने में. ठीक है, वो समझा सकते हैं कि देखो तुम्हारा छोटा भाई है, इसको प्यार दो, ठीक है, इसके साथ अच्छे से रहो, ये तुम्हारा कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, ठीक है, इससे जेलस मत हो. तो ये चीज़ें पेरेंट्स सिखा सकते हैं. पेरेंट्स दो भाई बहन में या दो सिबलिंग्स के बीच में बॉन्ड क्रिएट करने में हेल्प कर सकते हैं. अब बात करेंगे पीयर्स की. पीयर्स क्या होते हैं? जब सेम एज ग्रुप के बच्चे एक साथ होते हैं तो उनको पीयर बोला जाता है. ठीक है, पीयर्स बिकम increasingly important in the child's life as he grows. तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है ना, पीयर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने लगता है उनकी लाइफ में. अ डिटेल डिस्कशन अबाउट रिलेशनशिप एंड इंटरेक्शन विद पीयर वॉज undertaken in the chapter on school peer and educators in unit 2B of part 1. तो पहले का जो चैप्टर है उसमें उस चैप्टर का नाम है स्कूल पीयर एंड एजुकेटर, जो ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ. उसके अंदर बताया गया है कि कैसे पीयर के साथ जो हमारा रिलेशनशिप होता है वो हमें एक अच्छा इंसान बनने में हेल्प करता है. ठीक है, कभी कभी हमारी हेल्प भी करता है, कभी कभी हमारे ऊपर वो प्रेशर भी बिल्ड करता है. ठीक है, हमारे ऊपर प्रेशर होता है ना कि हमारे ग्रुप के बच्चे अच्छा कर रहे हैं तो हमें भी अच्छा करना है. ठीक है, और हमें हमारा पीयर सपोर्ट भी करता है जहाँ पे भी हमें ज़रूरत होती है. एमंग पीयर्स आर क्लोज फ्रेंड्स एंड नॉट सो क्लोज फ्रेंड्स. तो देखो, जो पीयर्स होते हैं ना उसमें कुछ क्लोज फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, कुछ ऐसे फ्रेंड्स भी हो सकते हैं जो उतने ज़्यादा आपके क्लोज न हो. फ्रेंडशिप्स विद चिल्ड्रन सिमिलर इन एज विथ whom the child plays, fight and shares secret contribute to her his social and emotional development. तो ये जो पूरा पीयर होता है ना, ये जो बच्चे का एज ग्रुप होता है जिसके साथ बच्चा खेलता है, फाइट करता है, अपने सीक्रेट शेयर करता है, ये ग्रुप बच्चे के सोशल और इमोशनल डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. ठीक है, इनका भी एक कंट्रीब्यूशन होता है बच्चे की इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट में. तो यहाँ पे हमने इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट पढ़ लिया. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉग्निटिव डेवलपमेंट. इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे. आई होप जो भी हमने आज पढ़ा वो सब आपको समझ में आया हो. वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना. थैंक यू फॉर वॉचिंग.